बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ उमर सलान। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ के हवाले से। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने जो स्टेटमेंट्स पास की हैं या फिर जो उनका बयानिया है उस पर मबनी आज के प्रोग्राम में कुछ सवालात रेस करेंगे, जिसमें मियां नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त समत में इस वक्त गामजन है, तरक्की हो रही है, माशी अशारिये बेहतरी की जानिब जा रहे हैं। अगर ये सफ़र यूं ही जारी रहा तो मुश्किलात जल्द आसान हो जाएंगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मईशत को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला इस वक्त मैं करार दे रहा हूँ, और साथ ही साथ उनके दौर में मईशत बेहतरी की जानिब जा रही थी, बहुत अच्छी थी, तरक्की हो रही थी, लेकिन फिर उन्हें निकाल दिया गया। उन्होंने इस फैसले पर जो अवामी रद्द-ए-अमल आना चाहिए था वो नहीं आया, इस पर उन्होंने शिकवे का इजहार किया। और उन्होंने ये भी कहा कि हमेशा उन्हें ये शिकवा रहेगा कि आवाम का जो रद्द-ए-अमल आना चाहिए था, जो रिएक्शन वो एक्सपेक्ट कर रहे थे आवाम से उस वक्त जब उन्हें निकाल दिया गया, वो रिएक्शन क्यों नहीं आया उस पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस इस वक्त नवाज शरीफ साहब की हैं कि आने वाला वक्त बहुत अच्छा है और इस वक्त पाकिस्तान दुरुस्त समत में गामजन है, क्या ऐसा है या नहीं? अगर वाकई मौशी आशारिये बेहतरी की जानिब जा रहे हैं तो फिर आवाम क्यों शिकवे शिकायत कर रही है, आवाम को क्यों नहीं रिलीफ मिल रहा? यकीनन ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो आप समेत हम सब इसके जवाब चाहते हैं। ज़रा अपने मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं, क्या उनके पास इसके कोई जवाब हैं या नहीं, उन्हीं से जान लेते हैं, तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। लॉ एक्सपर्ट आरिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर तज्ज़ियाकार अस्मा वदूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ चौधरी साहब, दो तीन चीज़ें मेंशन करना चाहूँगी मियां नवाज शरीफ साहब की जो लंदन में उन्होंने प्रेस टॉक की है। एक तो शिकवे का इजहार किया पाकिस्तानी आवाम से, उसके बाद यकीनन शिकवा ये भी बनता है कि जब वो वापस आए और उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इलेक्शन से कबल उनका वालिहाना इस्तकबाल किया जाएगा, आवाम को जानिब उनका जो एक पजीराई जो वो एक्सपेक्ट करके आए थे पाकिस्तान, वो नहीं मिली, इस पर भी शिकवा होगा। लेकिन वो शिकवा कर रहे हैं कि जिस वक्त उन्हें निकाला गया उस वक्त उन्होंने जो रिएक्शन आवाम से एक्सपेक्ट किया था, जो चाहते थे कि आवाम ऐसा रिएक्शन शो करे, आवाम ने ऐसा नहीं किया। सर, आपकी नज़र में ऐसा क्यों नहीं हुआ? बहुत शुक्रिया। बुनियादी तौर पर आप जो है उनकी नज़र पे होती है, उनकी पे होती है, उनके अमल पे होती है, और वो देखते हैं कि कौन सा लीडर जो है वो अवाम की हमायत के बगैर नहीं रह सकता, और अवाम की हमायत जो है उसके लिए उसका जीना मरना है। लेकिन जब उनको ये पता चले कि कोई लीडर जो है वो नाम तो अवाम का इस्तेमाल करता है लेकिन दरअसल उसके सहारे तो कोई और है, वो तो एस्टेब्लिशमेंट का जब पसंदीदा होता है, उनका महबूब होता है तो वो इक़्तिदार में होता है, जब उनके साथ उसकी नहीं बनती तो इक़्तिदार से बाहर होता है। तो इस तरह मैं नहीं समझता कि नवाज शरीफ साहब जो थे उन्हें कभी भी इस हद तक अवामी हमायत हासिल हुई जिसका तकाजा वो कर रहे हैं, और उसकी वजह ये थी कि उनका सारे का सारा अमल जो था उन्हें लोगों को पता था कि ये बुनियादी तौर पर यानी ये वो शख्स थे जिन्होंने जब यानी ज़ियाउल हक साहब का तैयारा जो था फिजा में गिरा, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, तो उसके बाद इन्होंने जाके कहा कि भाई हुक्मरान यानी जो असल हुक्मरान थे वहां जाके कहा कि जी आप आ जाए, इक़्तिदार में आ जाए, और इक़्तिदार में उससे पहले ज़ियाउल हक के साथ इन्होंने साथ दिया। अब अगर तो ज़ियाउल हक अवामी पजीराई से आया था तो यकीनन जो उसके जरिए आए थे उन्हें भी पजीराई मिलनी चाहिए थी। ना ज़ियाउल हक अवामी पजीराई से आया था, ना आवाम की, ना फिर नवाज शरीफ साहब जो थे उन्हें अवामी पजीराई मिल सकती थी, क्योंकि ये तो ज़ियाउल हक साहब के परवरदा थे। उनका यानी वही इन्हें उनका बेटा तक कहा जाता था, हम तो नहीं कहते, अलबत्ता यानी इनकी पार्टी जो इनके साथ मिलकर चल रही है, बिलावल भुट्टो साहब, उनकी तकरीरें सुन ले, वो इन्हें ज़ियाउल हक का असल कहते जी असल बाप इसका ज़ियाउल हक था। तो खैर इस तरह की सूरत हाल में आप ये तवक्को करें कि और एक दिन भी ये तकलीफ ना उठाएं, आप जेल जाए तो फौरी तौर पर समझौता करके बाहर निकल जाए। तो आप देखिए ना, अब पजीराई मिल रही है इमरान खान को, उसकी क्या वजह है कि वो जेल में बैठा है कि उसके साथ इख्तलाफ हो हमें या उसके साथ इत्तेफाक हो। लेकिन एक बात है कि साल से ज्यादा अरसा हो गया जेल की तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है, उसके साथियों के साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद उसे वो डटा हुआ है, और उसे पजीराई अवामी इस हद तक हासिल है कि पाकिस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी उसे लोग मुजामत का एक इस्तारा समझते हैं। तो मुजामत का इस्तारा बनने के लिए आपको कंटिन्यूटी
रखनी पड़ती है अपने किरदार में। आप अगर किरदार एक तरह का नहीं रखते, और दूसरा आप देखते हैं एक तरफ आप मईशत की बात करते हैं कि मईशत संभल रही है, दूसरी तरफ कहते हैं कि मैंने तो अपनी बेटी से कहा है कि आप खरीद लो यानी PIA को। यानी हालत क्या है आपकी कि पाकिस्तान से ज्यादा अमीर तो आप है, सारे की सारी दौलत तो आपके आरिफ पास चौधरी है। साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, इसको जरा इन डिटेल हम नेक्स्ट सेगमेंट में जरूर आपसे इस पर एनालिसिस भी लेंगे। जरा मैं अस्मा की जानिब बढ़ना चाहूंगी। ये जो शिकवा कर रहे हैं आवाम की जानिब से, रिएक्शन जो आना चाहिए था वो नहीं आया, आपकी नजर में ये शिकवा जायज है नवाज शरीफ साहब का? अस्मा देखिए जी, लीडरशिप नहीं है करना कि आपकी आवाम, तो इसमें आपकी गलती नहीं कर सके, ट्रैक नहीं कर सके कंडीशनल, और इसमें आवाम का जो आप नवाज शरीफ साहब ने बारहा आवाम का आज जो है उसको ठेस पहुंचाई, उससे चिकना चूर किया है। आप शुरू कर्ज उतारो मुल्क सवारों से, फिर वोट को इज्जत दो, फिर उसके बाद डॉन लीग, फिर उसके बाद पानामा लीग। कहां कहां आपने आवाम के ट्रस्ट को बिट्रे नहीं किया, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। फिर भी आपके पास इतनी सस्टेनेबिलिटी है कि कम से कम एक सूबे में आपके पांव थोड़े जमीन पे लगे हुए, ये भी अल्लाह की नेमत है। वरना इतना क्या कहते हैं डिसऑनेस्टी अपनी आवाम के साथ, और उसमें आपको ये फिर उम्मीद हो कि आवाम आपके लिए दीवाना वार निकलेगी। आपने जब वोट को इज्जत दो का एक बयान या एक आइडियोलॉजी लोगों को दी थी, उसके बाद आप एक खुद कमिटमेंट करके निकल गए और यहाँ लोगों को हॉट क्वार्टर्स में छोड़ गए, तो अवाम क्या करे उस हवाले से, किस तरह रिस्पॉन्ड करे? यानी कि आप समझते हैं कि शिकवा जायज नहीं है, ये शिकवा नहीं करना चाहिए नवाज शरीफ साहब को? शिकवा अवाम को उनसे करना चाहिए। जो लीडरशिप उनसे एक्सपेक्ट की जा रही थी, जो लीडरशिप उन्होंने खुद को एज प्रेजेंट किया था, ये भी तो एक सुपर के तौर पे हमारे पॉलिटिकल एराना में आए थे ना। इनका भी तो कुछ ऐसा बैक नहीं है। जैसे हम खान साहब के बारे में बहुत हैरान होते हैं कि भाई व्हाई दिस हैपेंड, भाई उस बंदे का बैगेज है 16 साल से लेकर 70 साल पाकिस्तान की खिदमत का। एक जगह जगह उसने पाकिस्तान के लिए इज्जत कमाई, लोगों के साथ कनेक्शन रखा, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स उसकी लास्ट 20-25 साल की, लेकिन उसकी खिदमत की हिस्ट्री तो पूरी की पूरी, उसकी एक कंट्रीब्यूशन टू पाकिस्तान की हिस्ट्री तो पूरी जिंदगी की है। इनके पास बैगेज नहीं था। ये एज द पैराट्रूपर आए, फिर इन्होंने एक पोजीशन गेन की। मैं ये नहीं कहती, नवाज शरीफ साहब वाज अ वेरी क्रिटिकल लीडर, पीपल फॉलोड हिम, पीपल हैड होप्स विद हिम, मगर फिर उस होप्स को देखिए वो ये भी कह रहे हैं ना कि हमने तो IMF को वापस कर दिया था, लेकिन बानी PTI वापस लेकर आए प्रोग्राम को, इस नहज पे ले आए कि फिर हमें IMF की जानिब दोबारा जाना पड़ा। मियां साहब ने अपनी हुकूमत का और बानी PTI की हुकूमत का मुआवजना जब किया, इसी प्रेस टॉक में उन्होंने कहा कि हमने तो IMF को खैरबाद कह दिया था, हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था, लेकिन बानी PTI इस नहज पर पाकिस्तान के हालात ले आए कि दोबारा IMF प्रोग्राम लाना पड़ा। देखिए जी, ये एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट है उनकी तरफ से दिया गया है। इमरान खान को भी IMF के पास इसलिए जाना पड़ा था कि इनकी आर्टिफिशियली कंट्रोल और एक आर्टिफिशियली मैनिपुलेटेड इकोनॉमी उनके हाथ में आई थी। आपके डॉलर को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया गया था, और जब उसको फ्री मूवमेंट की इजाजत दी गई, तो उसके बाद आपके पास ये पूरा केओस बर्पा हुआ। आर्टिफिशियली कंट्रोल आप जब भी इकोनॉमी को करेंगे वो रिबाउंड करेगी। और IMF की तो खैर बात ही ना कीजिए ना आप। IMF खान साहब और नवाज शरीफ के उसमें हम खाते में नहीं डाल सकते, उसके पीछे 50 साल की हिस्ट्री है। IMF इज एन ITC फॉर स्ट्रगलिंग इकोनॉमी। ठीक है अस्मा, आप जो बात कर रही हैं, आरिफ साहब से भी इसका तज्जिया लेंगे हम, और PTI के हवाले से भी बात कर रहे हैं, PIA के हवाले से भी आरिफ साहब बात कर रहे थे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक की जानिब बढ़े, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मियां नवाज शरीफ साहब की प्रेस टॉक पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और साथ ही साथ ये बात भी अब हम मेंशन करेंगे जिस तरह से वो पाकिस्तान की तरक्की की बात कर रहे हैं। एक जानिब तो वो कह रहे हैं कि मईशत बहुत बड़ा मसला है, लेकिन मईशत भी सही संत पर गामजन है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा को उन्होंने कहा कि ये दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आरिफ चौधरी साहब, PIA के हवाले से आप बात करते हैं, सर उसी की कंटिन्यूशन में ये भी बताइएगा कि ये जिस तरह से शाबाशी दे रहे हैं वज़ीर आला को और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा को, नवाज शरीफ साहब, और कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब बतौर वज़ीर आज़म बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप समझते हैं कि ये जस्टिफाइड स्टेटमेंट है? देखें, उनकी जो स्टेटमेंट है वो इस हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त है कि उनकी अपनी जाती मैशत जो है
वो तरक्की कर रही है, और यही उनका हमेशा रहा है सिलसिला कि पाकिस्तान की मईशत तरक्की नहीं कर रही होती जब उनका इक़्तिदार होता है। अलबत्ता उनकी मईशत जो है, उनकी ज़ाती मईशत, उनके ज़ाती कारोबार, वो दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे होते हैं। आप अंदाजा करें कि इनके पास बाहर और कौन सा कारोबार है। सब कुछ यहाँ से लेके जाते हैं और फिर उसके बाद वहां बैठे हैं इनके बेटे, इनकी औलादे हैं, जो उनसे उनका काम सिर्फ उन्हें संभालना है जो कुछ यहाँ से दौलत इकट्ठी करके जा रहे हैं। और अब तक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अगर किसी की हुकूमत रही है तो इस फैमिली की रही है, नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब की। और आज और फिर ये कि इन्होंने कभी इस बात का ख्याल नहीं रखा कि जब इक़्तिदार में आते हैं तो उसके बाद अवाम के साथ भी इनका कोई ताल्लुक रहे। इवन अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जो है उनकी तौहीन और उनकी तजलील हमेशा होती है। और अब यहाँ तक मामला पहुंच गया है कि ये बिल्कुल यानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर पाकिस्तान के एक एक इंसान को जो यहाँ आज़ादियाँ है आपकी, आपका सांस लेने का हक जो है, उससे भी महरूम कर रहे हैं। और कोई अब ये जो कारोबार है ये बेसिकली आप देखें कि जो कीमत आई है, और ये भी जरा गौर करें कि ये पार्टी बुनियादी तौर पर ये वो पार्टी है जिसने जब ये तशरीफ लाए थे नवाज शरीफ साहब तो इनके ऊपर जहाज के जरिए फूल बरसाए थे। ये वो पार्टी है जिसको ये दिया जा रहा है, बातें हो रही है, और उनकी 10 अरब की बोली उनकी तरफ से आई है। हद हो गई है कि 10 अरब का एक प्लॉट जो है आपको यहाँ मिल जाता है ये जो ब्लू एरिया में या बाकी है जी। और 10 अरब यानी आपकी हालत, और चलाने वाला कौन है? 3.5 साल का अरसा इमरान खान का, और उस 3.5 साल में 1.5-2 साल जो है वो कोविड के, और सारा जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान पे आ गई कि उसने मैशत बर्बाद कर दी, उसने तबाह कर दी। इनका कोई एक प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो लोगों की बुनियादी जरूरतों से मुतल्लिक हो। ठीक हो गया आरिफ चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कोई एक प्रोजेक्ट भी ऐसा नहीं है जिसमें आवाम को रिलीफ के हवाले से कोई बात मेंशन की जा सके। अस्मा, आपको लगता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बड़े पुरुमीद हैं और कह रहे हैं कि मरियम नवाज को हमेशा ये फिक्र रहती है कि गरीब कैसे आसानी से जिंदगी गुजारेगा? ये तो बहुत ही अनबिलीवेबल स्टेटमेंट उन्होंने दी है। इकोनॉमी अगर स्टेबल है होगा, जहां पे लोगों के पास होने खबर है 3 वक्त का खाना लोगों के लिए खाना एक मुसीबत हो गई है, जहां पे पाकिस्तान को ऑप्शन पे लगा हुआ है। हम एसेट, वन ऑफ आवर बिगेस्ट एसेट पीआईए के बारे में कह रहे हैं कि वो 10 अरब में कोई ले ले। मतलब इस दिस पाकिस्तान, ये वो पाकिस्तान है जो आज से 3-4 साल पहले था। हमारी इकोनॉमी स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, ये टोटल कियोस है जिसमें हम जाते चले जा रहे हैं। आपने अपनी मिडिल क्लास को क्रम्बल कर दिया है, उसके कंधे टूट चुके हैं, कमर टूट चुकी है। आपकी इकोनॉमी का पहिया चलाने वाला इस वक्त कोई नहीं है। आपकी अपर क्लास सक्सेसफुल लोग हैं 1-2%, ये तो आपकी इकोनॉमी नहीं चलाते। गरीब के पास रेडी इतना नहीं होता कि वो अपना पूरा कर सके, वो आपकी इकोनॉमी चलाएगा, वो आपके मार्केट को आबाद रखेगा, वो आपके टूरिज्म चलाएगा, वो आपकी यूनिवर्सिटीज में जाके पढ़ेगा। ये सिर्फ मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास के कंधे टूट चुके हैं। उसके पास अब डिस्पोजेबल इनकम इतनी नहीं है कि वो अपनी रोजमर्रा की एक्टिविटीज को डिसेंट तरीके से पूरा कर सके। ऐसा ही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि गरीब अब बेहतरी की जानिब जा रहा है, अशियाई खुरोनोश बेहतर हो रहे हैं और उनकी कीमतें भी कम होंगी आइंदा आने वाले वक्त में। साथ ही साथ स्टॉक मार्केट भी बेहतरी की जानिब जा रही है। अगर ऐसा है तो फिर आवाम क्यों रो रही है? जैसा आप कह रही हैं, जैसा हम देख रहे हैं, जैसा हम फेस कर रहे हैं, इवन वो फिर क्यों हो रहा है? अशारिये वो बता रहे हैं ना अक्टूबर या नवंबर, वो इन कंपैरिजन टू सितंबर बता रहे हैं। वो हमें 2 साल पहले नहीं बता रहे जब खान साहब की हुकूमत गई थी। आपकी इकोनॉमी, आपकी प्राइसेस, इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट की है। उसके बाद पिछले महीने से थोड़ा सा उसमें आपके पास एक सूथिंग इफेक्ट आया है, बट दैट डज नॉट मीन कि जिस आग में से आप हमें गुजार के लाए हैं खान साहब की हुकूमत के बाद हम ये डिजर्व नहीं करते थे। मैक्रो इंडिकेटर्स बहुत स्टेबल जा रहे थे, माइक्रो इंडिकेटर्स स्टेबल जा रहे थे। उन दरमियान में उन दोनों को अगर जज कर दिया जाता तो जो आप इस बहस को एक और जानिब ले जाते हैं, पंजाब की सूरत हाल पर थोड़ी बात कर लेते हैं। मरियम नवाज, आपको लगता है कि पंजाब बेहतर तरीके से चला रही हैं?
मरियम नवाज बेसिकली एक लेडी सीएम, बड़े ऑनर की बात है, हम सब औरतों के लिए बहुत ऑनर की बात है। बेनजीर के बाद एक और हमारे पास इतनी डायनामिक किस्म की लीडर आई है, पर्सनालिटी है उसमें, करिश्मा है उसमें, एक हम्म। इनिशिएटिव है उसमें, सब कुछ है। लेकिन क्या वो पंजाब ठीक चला रही है, इसके बारे में मेरी बहुत रिजर्वेशन। हम्म। पंजाब आपका क्रिटिकल सूबा है, सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी आबादी है। ऐसा ही है। इसको इस तरह सुपरफिशियल और सुपरफिशियल ऑप्टिक्स के साथ नहीं चलाया जा हम्म। सकता। इसके लिए आपको कंक्रीट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, ऐसे प्रोजेक्ट की जरूरत है जो कि आम बंदे को स्ट्रेंथन करे, जिसकी प्रॉब्लम्स है, पंजाब की जो प्रॉब्लम्स है, कोर प्रॉब्लम्स, उनको आइडेंटिफाई करके उन पे काम करना जरूरी है। हम्म। जो प्रोजेक्ट में दिए जाते हैं वो तो सुपरफिशियल ऑर्नामेंटल अट्रैक्टिव किस्म की मार्केटिंग के लिए हमारे हमारे पास टेबल किए जा रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास कॉन्क्रीट चीज क्या हो रही है, व्हाट कॉन्क्रीट थिंग आर हैपनिंग, जिससे हम कहें कि पंजाब जो है वो अगले 2-3 सालों में जहां है वहां से आगे होगा। कोई ये भी जो ऐसी किसान चीज कार्ड का इजरा हो रहा है, बसेस चल रही हैं, आवाम की रिलीफ के लिए कहा जा रहा है कि खवातीन के प्रोटेक्शन के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स, जिनके इनिशिएटिव्स के नाम सामने आ रहे हैं या जिनको लॉन्च कर दिया गया है, आपको लगता है आने वाले वक्त में इससे आवाम को रिलीफ भी मिल सकेगा? खवातीन की अभी एक उन्होंने लॉन्च किया जिसमें खवातीन को आईटी स्किल इक्विप्ड किया जाएगा। हम्म। पिछले दिनों अगर आप आईटी स्किल इक्विप्ड आप खवातीन को तो कर लेंगे, लेकिन आपने इंटरनेट बंद करके जो आईटी की टोटल आपकी फ्रीलांसिंग और आईटी की इंडस्ट्री जो कि किसी भी मुल्क के लिए गेम चेंजर हो सकती है, उसको क्रिपल कर दिया, उसका जवाब कौन देगा? हम्म। ये आर्ट खवातीन इक्विप्ड हो जाएंगी, सही। लेकिन जो चलती फिरती फ्रीलांस की चलती दौड़ती आईटी इंडस्ट्री है, उसको आपने क्रिपल कर दिया, उसका हम जवाब नहीं लेंगे। हम्म। और पावर करने के लिए क्या जरूरत है? औरतों को पावर करने के लिए जरूरत है कि जो आपकी रूरल औरतें हैं ना, जो गाँव में हैं, हम्म। रूरल, जो कि बगैर किसी सैलरी व्हील के वहां ऐसा पे ही। काम करती है, किसी भी इकोनॉमिक सर्कल में वो शामिल नहीं है, किसी भी तरह से पावर नहीं है, उनको इस इकोनॉमिक सर्कल में लेके आना है, हम्म। तब आपकी वुमेन पावर होगी। हम अर्बन तो एम्पावर्ड ही है, हम तो अगर हमें कोई कर्टेल करने की कोशिश करता है तो हमारे पास 100 मीडियम है, लेकिन वहां पे ये चीज अवेलेबल नहीं है। और वो हमारा एक ऐसा क्योस है ना, बेसिकली पंजाब का गेम चेंजर ही तब होगा कि जब आपकी रूरल वुमेन जो ऐसा कि ही है। किसी भी इकोनॉमिक सर्कल में नहीं है, किसी भी वेज सर्कल में नहीं है, उसको आप वेज सर्कल में, इकोनॉमिक सर्कल में लेके आए। यकीनन ये बड़ी उसके लिए अहम आप बात आप कर रही हैं आरिफ चौधरी साहब। इस बहस को, इस गुफ्तगू को मैं एक और जानिब भी मोड़ना चाहूंगी। एक जानिब जहां नवाज शरीफ साहब नाअहली का रोना रो रहे हैं या वो शिकवे शिकायत कर रहे हैं, वहीं हमने ये भी देखा कि जस्टिस एजाज अफजल साहब ने भी जो अपने फैसला है नाअहली का नवाज शरीफ साहब के, उसका दिफा किया और जो स्टेटमेंट उन्होंने पास की, आपको लगता है वो जस्टिफाइड है? जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पैनामा पेपर्स केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नाअहल करार देने से मुतालिक में उन्होंने अपने फैसले का जो दिफा किया है और इस बात की तस्दीक की है कि JIT अरकान का इंतखाब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने किया था। देखिए, ये वो बात है कि जिसपे कोई शख्स सिवाय नवाज शरीफ और उसके आवारियों के कोई शख्स भी किसी को शक नहीं है कि ये जो पनामा लीक्स थी, बुनियादी तौर पर ये कोई इमरान खान का किस्सा नहीं था कि उन्होंने किया था। बुनियादी तौर पर एक इंटरनेशनल जरायत जो थे वहां, उनके जरिए वो लीक्स आई और उसको उन्होंने पता ये जरूर कहा था खान साहब ने कि भाई आप इसे सुने तो सही, इस मामले को देखें तो सही कि इतना बड़ा स्कैम है और इंटरनेशनल स्कैम है, उसका हिस्सा पाकिस्तान है, उसका हिस्सा आपका प्राइम मिनिस्टर है, उसके हिस्से ये सारे लोग हैं, तो इनके बाद आप क्यों नहीं करते? तो उसके बाद फिर ये जो प्रोपेगेंडा किया गया, ये इतना गलत प्रोपेगेंडा किया गया कि देखो जी, वो भी कहते हैं खुद मियां साहब भी कि सही। जनाब पनामा से किस्सा पनामा का था और निकला अकामा। अकामा का मतलब आप लोगों को पता है, सबको, ज्यादातर लोगों को पता है कि अकामा बुनियादी तौर पर आपकी जरूरत इसलिए होती है कि आप उस मुल्क में अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उस मुल्क में पैसा ला सकते हैं, बैंक में पैसा जमा करा सकते हैं और वहां से पैसा दुनिया के किसी भी मुल्क में भेज सकते हैं। अकामा बुनियादी तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा जरिया है और यही हुआ कि उसी अकामे के जरिए, और क्या जरूरत थी इनको, पाकिस्तान के जितने भी लोग थे मुस्लिम लीग नून के, मियां नवाज शरीफ और उसके हवारी ये जो आपका वजीर दिफा है ये और बाकी कब इसहाक डार और ये सारे बुनियादी तौर पर इन्हें अकामा की जरूरत इसलिए थी
कि इन्होंने पैसा भेजना था और एक जरिए से वहां भेजना था जो बराह रास्त नहीं जा सकता था, ठीक। मनी लॉन्ड्रिंग का रास्ता था। और फिर जितनी तहकीकात हुई उस सारी तहकीकात में एक जगह भी ये नहीं बता सके मनी ट्रेल, जो बेसिक सवाल था कि भाई आप मनी ट्रेल अभी भी रह रहे हैं, भाई उन्हीं घरों में रह रहे हैं, इतने अरबों रुपए के डॉलर्स के घर है वो, तो भाई आप बताएं पैसा कहाँ से आया। और फिर इन्होंने कहा कि ये है वो जराए, और वो जराए कौन से थे, ना उसका कोई हिसाब दे सके, ना अकाउंट फार हो सका। और फिर उसके बाद एक चूंकि इनके पास पैसा है और उस पैसे से साफी भी चलते हैं, बाकी लोग भी सिलसिला लॉयर्स भी मिल जाते हैं, सब कुछ हो जाता है। और ऐसा प्रोपेगेंडा बिल्ड किया गया कि जनाब मजलूम साबित करने की कोशिश की गई कि जनाब बुनियादी तौर पर ये तो जजेस को इस्तेमाल किया गया। जजेस ने वो फैसला इंतहाई ईमानदारी के साथ किया और मेरिट पे किया। और इसके अलावा आप देखें हुदैबिया पेपर मिल्स वाला केस जो था, जिसमें सबसे पहला केस था जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में इसहाक डार ने खुद तस्लीम किया था, 114 का बयान दिया था। और वो इनके वो काजी साहब जो लोगों को तो नहीं पता था, ये काजी साहब ने ठोकर मार के उड़ा दिया उस केस को। यानी मतलब है कि इन्हें तो हर जगह से इस तरह की सूरत मिल जाती है कि जो पैसा इन्होंने बनाया होता है उसका दिफा करने के लिए, इनकी सारी करप्शन को जस्टिफाई करने के लिए हर सतह पे इंतजामिया में भी लोग मिल जाते हैं, जुडिशरी में भी मिल जाते हैं। और अगर लोग ना में नोवर हो सके तो फिर आप ये उन्हें कहते हैं कि ये करप्ट है। पाकिस्तान में इससे बड़ा स्कैम हो नहीं सकता जितना बड़ा स्कैम वो पनामा का था, या इससे पहले जो थे हुदैबिया पेपर मिल्स, और कई केसेस हैं जिनको आप देखें ना, सारे के सारे केसेस या जरदारी के खिलाफ थे या इनके खिलाफ थे, और किस तरह दिनों में उड़े हैं। और इसी तरह जरदारी साहब जो है वो भी कहते हैं कि जनाब मुझे तो आप किसी एक केस पे सजा नहीं दे सके। भाई आपको सर अभी रिसेंटली देख लें, दुबई लीक सामने आए, उस पर फिर भी आवाजें उठाने की कोशिश भी की गई, तो उसके बाद खत्म नहीं। आवाजें उठाने वालों को तो आप उठा लेते हैं। जो आवाज आपने देखे जिस साफी ने यहाँ के साबिक आर्मी चीफ के बारे में तज़किरा किया था, उसकी जायदादों के बारे में, वो कहाँ मौजूद है? या बाकी जो लोग भी ये आवाज उठाते हैं वो उन्हें वो कहाँ रहते हैं? चलिए आसमा, आप क्या कहना चाहेंगे अगर हम पुराने वक्तों की बातें छोड़ दें, पुरानी बातों को हटा दें, इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर शहबाज शरीफ साहब को देखते हैं वो भी यही कहते हैं मुल्क तरक्की कर रहा है, हम मुतमईन हैं, हम खुश हैं। मरियम नवाज साहिबा भी यही कहती हैं कि मैं मुतमईन हूँ, मैं खुश हूँ। नवाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं कि शहबाज और मरियम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुल्क तरक्की की जानिब जा रहा है। तो फिर गरीब क्यों रो रहा है? गरीब आवाम से भी तो कोई पूछे वो क्या चाहते हैं, उनके पर क्या गुजर रही है। जी गरीब आवाम बुनियादी तौर पर रोटी, कपड़ा और मकान चाहते हैं और तालीम चाहते हैं अपने बच्चों की। बस का एक बेसिक लिविंग जो है ना, ये उन्हें मुयस्सर आनी चाहिए। आप देखें कि हर रोज सोशल मीडिया दिखा रहा है बिल्कुल कि लोग चीखें मार रहे हैं, खुदकुशियां कर रहे हैं। आरिफ साहब, अस्मा का पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना है, मुझे क्लोजिंग की जानिब बढ़ना होगा, लेकिन उससे पहले मैं चाह रही हूँ अस्मा भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर दें इस सवाल के हवाले से। जी अस्मा, जैसे अभी आरिफ साहब कह रहे हैं ना कि गरीब सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान को तरस रहा है, क्या यूं ही तरसता रहेगा या अपने हक के लिए आवाज बुलंद करेगा भी कभी? देखें जी, रोटी, कपड़ा और मकान, उससे हम एक स्टेप आगे इनकी हमारी एगनी को ले गए हैं। अब रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा हमारी जुडिशरी जो है वो इन्होंने टूथलेस, इन्होंने स्पाइनलेस कर दी है। इसके अलावा जो हमारे एसेट्स है, जिनसे हमारी इकोनॉमी खड़ी हुई है, उनको उन्होंने ऑप्शन पे लगा दी। फ्रीडम ऑफ इन्होंने नापैद कर दी है। हमारे क्या कहते हैं हाथ से बंधे हुए और हम जो इन्होंने सी दी है। ये तो अब रोटी और मकान दूर है। ह्यूमन राइट्स हम ऐसे मांगते हैं जैसे हम इनसे इंसान मांग रहे हो। ऐसा ही है। अब वो पता नहीं कौन सा पाकिस्तान है जो इन्हें गुलो गुलजार नजर आता है। मुझे तो ये टोटल कियोस नजर आ रहा है और इसमें से कोई एग्जिट एनी सूनर एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट इज हियर नहीं नजर आ रहा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जिस तरह से आईएमएफ के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि हमने तो खैर बात कह दिया था, हमने खुदाफिज कह दिया था, लेकिन बानी पीटीआई की वजह से दोबारा आईएमएफ प्रोग्राम स्टार्ट किया, तो क्या अभी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर मुल्क की मौशी आशारियत बेहतरी की जानिब जा रहे हैं तो आईएमएफ से हम जल्द छुटकारा हासिल कर सकेंगे? आईएमएफ से छुटकारा जब हासिल होगा जब आईएमएफ से आया हुआ पैसा जगह पे लगेगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी, उसकी चेक एंड बैलेंसेस होंगे। जब हमें ये पता होगा जो पैसा आ रहा है वो जिस लिए आ रहा है वहां लग रहा है। हमारे सोसाइटी में करप्शन को एज ए नॉर्म हमने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक, इतने बड़े रकम की करप्शन होगी तो वो करप्शन नहीं है, वो एज ए काइंड ऑफ बिजनेस।
बिल्कुल ऐसे ही आप दोनों हजरात बजा फरमा रहे हैं। आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपनी कीमती वक्त और कीमती तज्जिए से आगाह किया। नाज़रीन, आपसे इजाज़त लेने का वक्त है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।